Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So start करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए CDP पेपर 2 के लिए आप लोगों की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है, जिसमें देखिए काफ़ी सारी सीरीज़ मैं आप लोगों को करा भी चुकी हूँ। तो जिन बच्चों ने ये सीरीज़ नहीं देखी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, वो सीरीज़ भी ज़रूर देखें, क्योंकि देखिए आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। क्योंकि देखिए 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में आए हैं, सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा देखिए पेपर 1 की क्लास भी आप लोगों की स्टार्ट हो गई हैं, तो ये क्लासेस भी ज़रूर देखिए, क्योंकि देखिए कंटेंट सिमिलर होता है, क्वेश्चंस भी सिमिलर ही होते हैं। तो आप लोग जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के एग्जाम के लिए अच्छा होगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है शिशुवस्था 6 से 11 साल। देखिए जो इन्फेंसी पीरियड होता है वो बर्थ से 2 साल का होता है, ठीक है, बर्थ से 2 साल का, तो ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पर। माध्यमिक बाल्यावस्था, देखिए जो चाइल्डहुड होती है वो कब से कब तक होती है, चाइल्डहुड मानी जाती है देखिए 2 से 12 वर्ष की। इसमें भी देखिए ईयरली की अगर हम लोग बात करें तो ईयरली होता है 2 से 6 और लेटर होता है आप लोगों का कितना होता है 6 से 12, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मिडिल इन दोनों के बीच में होनी चाहिए थी, लेकिन दी क्या गई है 2 से 6 साल, और 2 से 6 साल क्या है आप लोगों की ईयरली चाइल्डहुड है, ना कि मिडिल, तो ये भी गलत हो जाता है। अब देखिए जो ये अवस्थाएं हैं ये हैं जीन पियाजे की। तो देखिए जीन पियाजे की कौन कौन सी अवस्थाएं, सबसे पहले आती है सेंसरी। देखिए सेंसरी आती है जो कब से कब तक होती है, बर्थ से लेकर के 2 साल की होती है। इसके बाद आती है प्री ऑपरेशनल, ठीक है, कौन सी आती है प्री ऑपरेशनल, जो कब से कब तक होती है 2 से लेकर के कितने की होती है 6, देखिए 6 ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, तो 2 से 6 साल की होती है। इसके अलावा देखिए जो होता है आपका कौन सी आती है, इसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल आती है। कंक्रीट ऑपरेशनल जो होती है देखिए वो होती है आप लोगों की 7 से 11 वर्ष की, कितने की होती है 7 से 11 वर्ष की। अब जो लास्ट आती है वो आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो होती है 11 वर्ष से अधिक के बच्चों की। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो सही तरीके से मिलान दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं को बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं अपने खुद की, अगर हम दूसरों की बात करते हैं तो वो काउंसलर होते हैं। जब दूसरों की हम मानसिकताओं को जान पाते हैं, उनकी भावनाओं को पहचान पाते हैं, तो वो होते हैं इंटरपर्सनल, क्या हो जाते हैं इंटर, ठीक है। देखिए इंटर, जब बात आती है इंट्रा, आ मतलब हमारे ऊपर बात आ रही है, मैंने इस तरीके से आप लोगों को याद कराई चीज़ें। इंट्रा मतलब आ मतलब हम खुद के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जान पा रहे हैं, तो वहाँ पर कौन सी हो जाएगी, तो वहाँ हो जाएगी अंतःवैयक्तिक बुद्धि, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। विकास एक खास क्रमानुसार चलता है, विकास विभेदन और एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है, विकास पैर से सर की दिशा में चलता है। देखिए हेड टू टो तो होता है लेकिन टो टू हेड तो नहीं होता। विकास केंद्र से बाहर की ओर दिशा में अग्रसर होता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है जो गलत है, पूछा गया है कौन सा है जो नॉट करेक्ट है, नहीं पूछा गया। और देखिए नहीं कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो कौन सा नेगेटिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शिक्षकों को कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात कम करने में मदद करेगा। कक्षा में केवल लड़कों को भारी कुर्सी मेज उठाने को कहना, खेल के लिए गुड़िया एवं घर केवल लड़कियों को देना, देखभाल करने वाले व्यवसायों का जिक्र केवल औरतों के संदर्भ में करना, या फिर सभी जेंडर में स्वायत्तता एवं समानुभूति के गुण विकसित करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही है। तो देखिए यहाँ पर भी जेंडर रूढ़िवादिता है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, कौन सा नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए ये जो पॉइंट है ये रूढ़िवादिता पक्षपात को कम करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है, अमूर्त सोच एवं अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। तो देखिए शैशवावस्था है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है, माध्यमिक बाल्यावस्था है, या फिर किशोरावस्था है। तो देखिए जब बच्चा अमूर्त सोच और अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह रखता है तो वो कौन सी स्टेज हो जाती है, वो होती है ऑप्शन नंबर 4 किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्न में से कौन सा एक प्रभावी रणनीति नहीं है। नेगेटिव पूछा है, छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता लगाना, छात्रों के विभिन्न पृष्ठभूमियों के अनुरूप शिक्षा शास्त्र, ऐसे विविध उदाहरण प्रदान करना जो सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण हो, या फिर
निर्देशों के मानक सेट का उपयोग करना और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना। देखिए अनदेखा यहाँ पर करने की बात हो रही है तो नेगेटिव तो आप लोगों को मिल गया, ठीक है, ये नेगेटिव पॉइंट है तो यहाँ पर नेगेटिव ही आप लोगों से पूछा था। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? यह चरणों को निर्दिष्ट नहीं करता है, यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कार्यों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है, यह प्राकृतिक स्थितियों में बच्चों के सहभागी अवलोकनों का उपयोग करता है, या फिर यह नैतिक विकास का एक निश्चित क्रम नहीं देता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही तरीके से आलोचना करता है कि यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कार्यों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते समय एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? बहस और चर्चा को प्रोत्साहित, अपने स्वयं के पूर्वाग्रह और रूढ़ियों पर चिंतन, एक समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन का पालन, या फिर व्याख्यान पद्धति को एकमात्र शैक्षणिक रणनीति के रूप में अपनाना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही नहीं है? तो देखिए एक समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्वता दी है। कौन से? भाषा को, कैलेंडर को, कैलकुलेटर को, या फिर मोबाइल को। तो देखिए जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं? तो वो है भाषा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभिकथन ए यहाँ पर दिया गया है, पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों के सीखने को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को पुस्तकों के अलावा विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए और उन्हें लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो देखिए ये पॉइंट बिल्कुल सही हो जाता है। पठन वैकल्य की चुनौती वाले विद्यार्थियों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए समावेशी शिक्षा में क्या चीज़ शामिल है? पहला, बाधा मुक्त वातावरण का प्रावधान। सेकंड है योग्यताओं के आधार पर बच्चों का पृथकीकरण, बच्चों की पहचान कर उनका उपयुक्त नामीकरण करना, या फिर पाठ्य पुस्तकीय अनुभवों और शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों में लचीलापन। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट यहाँ पर सही हैं। इसके अलावा ये दोनों ही पॉइंट देखिए पृथकीकरण और नामीकरण क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चों को जो प्रस्तुत किया जाता है वे उसका निष्क्रिय रूप से पुनरुत्थान करते हैं। देखिए निष्क्रिय रूप से नहीं करते बल्कि एक्टिव रूप से करते हैं। बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। बच्चे उद्दीपन और प्रतिक्रिया, देखिए उद्दीपन और प्रतिक्रिया की बात लेव वाइगोत्स्की नहीं करते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें उपयुक्त भौतिक इनाम, देखिए बार बार रिवॉर्ड्स की बात भी लेव वाइगोत्स्की नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा कि बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जीन पियाजे ने सुझाव दिया कि बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते हैं। भाषा विकास को सुसाध्य करती है। बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चे एक खाली स्लेट के रूप में पैदा होते हैं और जन्म के समय नासमझ होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जीन पियाजे के अकॉर्डिंग सुझाव बताया गया है कि कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है। तो देखिए जो बच्चों की सोच होती है वो वयस्कों से, देखिए यहाँ पर अगर गुणात्मक होता तो सही होता, लेकिन मात्रात्मक है तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। नासमझ होते हैं ये भी गलत है। भाषा विकास को सुसाध्य बनाती है ये भी यहाँ पर गलत है, बल्कि जीन पियाजे का सुझाव क्या था कि बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं? ए दिया गया है जिज्ञासा, स्वतंत्रता, अनुकूलनशीलता, या फिर उच्च स्तर की एकाग्रता, या फिर बारंबार अभ्यास की आवश्यकता। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा? तो देखिए जिज्ञासा भी बिल्कुल सही है, इसके अलावा स्वतंत्रता भी बिल्कुल सही है, ठीक है, अनुकूलनशीलता भी बिल्कुल सही है, और उच्च स्तर की एकाग्रता भी बिल्कुल सही है। लेकिन बार बार चीज़ों को ड्रिल कराना, बार बार अभ्यास करना, ये क्या है यहाँ पर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? केवल व्यक्ति के वंशानुगत गुण, केवल पालकों के पालन पोषण का तरीका, देखिए यहाँ पर पालकों नहीं है बल्कि बालकों हैं, ठीक है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया, केवल बच्चों का भौतिक
परिवेश। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है, तो देखिए केवल वाले तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं। कौन सा सही हो जाएगा, अनुवांशिकता और पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर अंतः क्रिया। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अभिकथन ए यहाँ पर दिया गया है, प्रभावी अधिगम के लिए केवल शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए, न कि बच्चों को। देखिए प्रभावी अधिगम के लिए केवल शिक्षक ही आंसर क्वेश्चंस पूछें, बच्चे ना पूछें, तो देखिए ये तो यहाँ पर गलत होगा। तर्क दिया गया है, बच्चे निष्क्रिय श्रवण की प्रक्रिया के माध्यम से सर्वाधिक अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं। देखिए निष्क्रिय श्रवण के द्वारा नहीं सीखते बल्कि एक्टिव तरीके से सीखते हैं। तो देखिए दोनों ही यहाँ पर क्या हैं, बिल्कुल गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों का सीखना इनाम और सजा के प्रयोग से नियंत्रित होता है। बच्चों को सख्त निगरानी में रखना चाहिए और अनम्य पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। सीखने को साधित करने के लिए वेदन और अभ्यास की विधि का पालन किया जाना चाहिए, या फिर सीखने का आधार जो है वो प्रत्यक्ष अनुभव और संवाद होने चाहिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही है, ना तो सजा और इनाम बच्चे को नियंत्रित करें, ठीक है, ना ही सख्त निगरानी हो बच्चे की, और ना ही बार बार अभ्यास हो, बल्कि क्या सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए निम्न में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए, देखिए स्टैंडर्डाइज्ड तो होती नहीं है, व्यापक होनी चाहिए, रचनात्मक होनी चाहिए, या फिर गुणात्मक होनी चाहिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही है। अब देखिए क्वालिटेटिव तो नहीं होती, बल्कि क्या होगी, देखिए कॉम्प्रिहेंसिव भी सही है यहाँ पर, और फॉर्मेटिव भी सही है। देखिए मीनिंगफुल लर्निंग के लिए व्यापक भी सही है और रचनात्मक भी सही है। 2 और 3 ऑप्शन यहाँ पर दोनों ही सही होंगे, और देखिए बोर्ड में इसका इसी वजह से 1 मार्क्स मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए समाजीकरण क्या होता है, रैखिक एवं निश्चित प्रक्रिया है। इसके अलावा सरल और एक आयामी प्रक्रिया है, जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया, या फिर अनम्य और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। देखिए समाजीकरण जो है वो क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अभिकथन ए यहाँ पर दिया गया है, शिक्षकों को बच्चों की मानसिक स्थिति और संवेगात्मक ज़रूरतों की उपेक्षा, देखिए उपेक्षा बच्चों की नहीं करनी है, हतोत्साहित बच्चे को नहीं करना है। अकादमिक अधिगम बच्चे के संवेगात्मक स्वास्थ्य से प्रभावित नहीं होता। देखिए लर्निंग जो है वो बच्चे के संवेगात्मक स्वास्थ्य से भी प्रभावित होती है, यहाँ पर नहीं होती है लिखा गया है। दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हैं, बिल्कुल गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है, व्यवहारवादी, सूचना संक्रमण, सामाजिक सांस्कृतिक, या फिर मनोगतिशील। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा, तो वो है सोशियो कल्चर। कौन सा हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अधिगम को कैसे सुसाधित करना चाहिए, अर्थपूर्ण खोज द्वारा, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर, देखिए कंपटीशन बच्चों के अंदर पैदा नहीं करना है, केवल रिवॉर्ड्स दे करके, या फिर रीइंफोर्समेंट दे करके। तो यहाँ पर तीनों ही पॉइंट्स गलत हैं। कौन सा सही है, अर्थपूर्ण खोज द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की मदद करेगा। हेडफोन होगा, चित्र आधारित वर्कशीट होगी, पढ़ने और लिखने के लिए ब्रेल प्रणाली, या फिर श्रवण में मदद करने का उपकरण। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा, तो देखिए पढ़ने व लिखने के लिए ब्रेल प्रणाली जो होगी वो बिल्कुल सही होगी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम निष्क्रिय और व्यक्तिगत है, सक्रिय और व्यक्तिगत है, सक्रिय और सामाजिक है, या फिर निष्क्रिय और सामाजिक है। देखिए सामाजिक रचनात्मक कक्षा में जो अधिगम है वो कैसा होना चाहिए, तो देखिए वो होना चाहिए सक्रिय और सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए प्रेरणा और सीखने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र सजा से बचने के कारण अभिप्रेरित होते हैं, या फिर आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं, या तब प्रभावी होता है जब छात्र बाहरी रूप से अभिप्रेरित होते हैं, या फिर सीखने में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। देखिए कोई भूमिका तो नहीं होती, ये तो गलत है। ना ही बाहरी रूप से अभिप्रेरित होते हैं और ना ही सजा से बचने के लिए अभिप्रेरित होते हैं, बल्कि कौन सा सही हो जाएगा, तो वो है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अभिकथन ए है, शिक्षकों को विद्यार्थियों की ज़रूरतों के अनुसार उचित और उपयुक्त प्लान प्रदान करना चाहिए। सीखना एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए, शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक स्कूली कक्षाओं में बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए? बच्चों की कम योग्यताओं का प्रतिबिंबन, शिक्षकों की कम योग्यताओं का प्रतिबिंबन, या फिर माता पिता की कम योग्यताओं का प्रतिबिंबन, या फिर स्कूली तंत्र की कार्यशीलता का प्रतिबिंबन। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है कि जो रिफ्लेक्ट करेगा फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल एज अ सिस्टम। ठीक है, स्कूली तंत्र की कार्यशीलता का प्रतिबिंबन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, शिक्षकों में मान्यता रखनी चाहिए कि योग्यता है और विद्यार्थियों को क्या तय करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए, विद्यार्थियों को सिर्फ प्रदर्शन के लिए तो हम तैयार नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो योग्यता है वो स्थिर नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होनी चाहिए? बार्धिक होनी चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इंक्रीमेंटल होनी चाहिए और महारत उन्मुखी लक्ष्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, किस चीज़ में समस्या को कोई मध्यवर्ती लक्ष्य में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? देखिए, सब गोल्स में डिवाइड करते हैं प्रॉब्लम्स को। मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में। सब गोल्स में कब डिवाइड करते हैं? जब हम मीन्स एंड एनालिसिस की बात करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? प्रॉब्लम्स को सब गोल्स में डिवाइड करते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और देखिए, जो एल्गोरिथम होता है, जो एल्गोरिथम होती है, ये क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, स्वयं के ज्ञाता होने के बारे में जागरूकता एवं समझ किस प्रक्रिया में शामिल है? अधिसंज्ञान में, समायोजन में, समावेशन में, या फिर अनुबंधन में? देखिए, जब बात करते हैं खुद की अवेयरनेस की, खुद की नॉलेज की, तब क्या होता है? तो उसको कहा जाता है मेटा कॉग्निशन। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए, आज की क्लास जो है वो यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।